यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन है नवंबर का, ठीक है। तो नवंबर के मैगजीन में जो भी मैं आपका सोशल इशू है, ठीक है, और पॉलिटी है, इकोनॉमिक है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो सब के यहाँ पे टॉपिक में करा चुका था, राइट। उसके बाद जो टॉपिक अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं टॉपिक। यहाँ से देखो 6 हो गया था, सामाजिक जो मुद्दे था हो चुका था। अगला आपका आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहाँ से इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ से पूरा स्टार्ट करेंगे 7.1 से, और जितना 7 पॉइंट टॉपिक वो पूरा यहाँ तक एंड करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, डीप जो फेक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, राइट। यहाँ पे 7.1 का पहला टॉपिक है, राइट। पहला टॉपिक इसमें यहाँ पर है डीप फेक, ये क्यों है, सुर्खियों में क्यों यहाँ पर रहा है, इस वजह से इसको यहाँ पर रीड करते हैं। देखो इसमें बोला, हाल ही में केंद्र सरकार ने गलत सूचना और डीप जो फेक पहचान उसको करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थ के लिए एक एडवाइजरी क्या जारी की थी, ठीक है। तो इसमें देखते क्या है, एडवाइजरी के प्रमुख बिंदु क्या है, इसको देखो पहले। डीप फेक की पहचान करना क्या है, गलत सूचना और डीप फेक की जो पहचान करने के लिए जो उचित यथोचित जो प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई और ऐसे मामलों की सूचना प्रौद्योगिकी में नियम जो 2021 है उसके तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो यहाँ पर टाइम दिया वो टाइम पीरियड के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। 36 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको हटाना होगा। अगर यहाँ पर कोई जो कंटेंट आप डीप फेक माध्यम उसके आप अगर शेयर करते हैं तो, ठीक है। ठोस कार्रवाई यहाँ पे देखो 2021 के जो विनिमय उसके दौरान यहाँ पर ठोस कार्रवाई भी की जाएगी, राइट। तो यहाँ पर देखो इसके लिए जो डीप फेक है इसको बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI इसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें ऐसी काल्पनिक घटनाओं को छवियाँ बनाई जा सकती हैं जो कभी घटित ही नहीं हुई हैं, राइट। ये क्या है, आप ऐसे फेक भी बना सकते हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक भाग है जो बड़े डेटा सेट के सीखने के आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क है उसका उपयोग करता है। यह मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर प्रेरित होता है, ठीक है। डीप फेक के तहत क्या है, किसी व्यक्ति के चेहरे, शरीर, ध्वनि, वाक जो भाषण है उसमें परिवेश या किसी व्यक्तिगत जानकारी की नकल की जा सकती है। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिरूप बनाने पर भी जानकारी में भी हेरफेर कर सकते हैं, ठीक है। अब से स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकता है कि डीप फेक क्या है, डीप फेक के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। ये बोल देगा कि जो व्यक्तिगत हैं उसकी जो जानकारी है उसकी नकल की जा सकती है, राइट। या उनके डीप फेक के तहत किसी चेहरे, ध्वनि, ये सब की यहाँ प्रवेश के लिए जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिरूप बनाने के लिए अपनी जानकारी हेरफेर कर सकते हैं, राइट। ये क्या है, इनका जो मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से ही प्रेरित होता है। तो ये सब आपसे यहाँ पर पॉइंट दे सकता है डीप फेक के बारे में, राइट। डीप फेक कैसे काम करता है ये देखते हैं। डीप फेक के तहत जो घटना है उसको इमेज तैयार करने के लिए डीप लर्निंग जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है AI जो फोटोशॉप जैसी तकनीक का उपयोग यहाँ पर करता है, ठीक है। ऐसे वीडियो तैयार करने के लिए जो आपके जनरेटिव जो आपके एडवर्सियल नेटवर्क है उसके नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। GN जो आपकी मशीन है जो जनरेटिव एडवर्सियल जो नेटवर्क है उसकी लर्निंग का ही एक ये हिस्सा होता है, ठीक है। डीप फेक में जनरेटिव जो आपका एडवर्स रियल जो नेटवर्क है उसका भी उपयोग करके यहाँ पर इसमें जनरेटेड जो डिस्क्रिमिनेटर हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। जनरेटर क्या है, इसमें नई इमेज तैयार करना और प्रारंभिक डेटा का सेट करना इसका उपयोग करते हैं। इसके पश्चात जो आपके डिस्क्रिमिनेटर होते हैं उसमें वास्तविक इमेज की तुलना में बनाई गई इमेज का मूल्यांकन करता है और इसे आगे सुधार भी करता है, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या थोड़ा सा न्यूज़ में चल रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसका, राइट। तंत्रिका जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क ये क्या है, ये मानव मस्तिष्क द्वारा जानकारियों को प्रोसेस करने के तरीके से प्रेरित होकर बनाया गया एक मॉडल है जो कृत्रिम रूप से क्या जानकारी को प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डीप फेक के मुद्दे क्या हैं, ठीक है। डीप फेक गलत सूचना का दुष्प्रचार, ठीक है। आपसे बोलेगा इनमें से कौन कौन से मुद्दे जो डीप फेक से जुड़े हुए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो आपका गलत सूचना का दुष्प्रचार, ठीक है। नेक्स्ट है निजता संबंधी चिंताएं, विनियमन का अभाव, पता लगाने की चुनौतियां, लैंगिक समानता, ठीक है। तो ये सब क्या आपकी जो डीप फेक के मुद्दे हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। डीप फेक तकनीकी द्वारा प्रदत्त जो अवसर है वो इसमें क्या मनोरंजन के लिए, ई-कॉमर्स के लिए, संचार के लिए और आपका जो अनुसंधान है उसके लिए यहाँ पर ये जो डीप फेक के जो प्रदत्त अवसर हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीप फेक के कारण ये समस्या और अधिक गंभीर हो गई, जिससे महिलाओं के लिए ऑनलाइन स्पेस क्या है कम हो गया, विश्वास का कम होना, ठीक है। डीप फेक प्रचलन में जो मीडिया उसमें कंटेंट की जो विश्वसनीयता है वो चुनौती देना, और उसमें लोग जो कंटेंट देखते हैं उसको सुनते हैं उस पर क्या मुश्किल से भरोसा करता है, ठीक है। कि इस वजह से क्या डीप फेक काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद डीप फेक लागू जो नियम हैं वो क्या है उसको देखते हैं। भारत में लागू कानूनी प्रावधान जो डीप फेक तकनीक है उसके नियमन के लिए कोई विशेष कानूनी प्रावधान यहाँ पर नहीं है। आपसे बोलेगा डीप फेक के बारे में जो विचार करना है, यहाँ पर बोलेगा इसके लिए प्रावधान यहाँ पर कानून में किया गया तो क्या गलत है, नहीं किया गया। कुछ कानून अप्रत्यक्ष रूप से
जो डीप फेक है उस संबंधित मुद्दों का जो निराकरण वो करते हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E, ठीक है, इसके तहत किसी व्यक्ति की छवियों को मास जो मीडिया उसमें कैप्चर करना, प्रकाशित करना या उसका प्रसारित करना निजता का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अगला है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। ये कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी करता है। ठीक है, तो ऐसे इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी, बाकी आपको यहाँ से कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो जो आपका ब्लेचले घोषणा पत्र है, डीप फेक के विरुद्ध कुछ उपाय किए गए, वैश्विक उपाय किए गए थे, जैसे कि ब्लेचले घोषणा पत्र है। इसके तहत भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन सहित 25 से अधिक जो यहाँ पर प्रमुख देश हैं, इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभावित जोखिमों से निपटने का आह्वान किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक यहाँ से आएगा 7.2। वहाँ से जितना इंपॉर्टेंट था उतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। 7.1 का 7.2 है कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनिमय, जो विनिमय है उसके इस्तेमाल। ठीक है, तो क्या है इसके इस्तेमाल, देखते हैं। जो ब्लेचले घोषणा पत्र था, ये मैंने आपको बताया किससे संबंधित था, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो ब्लेचले घोषणा पत्र है, इस दौरान क्या है, यूरोपीय संघ से 27 देशों में एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं। इसको ब्लेचले घोषणा पत्र के नाम से दिया गया है। ठीक है, ये जो ब्लेचले घोषणा पत्र उसके नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये ब्लेचले घोषणा पत्र हो जाएगा। यह देखो इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो और नीचे देख लेते हैं। इसमें लिया एआई सिस्टम को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो क्या क्या आप बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको मेंस का टॉपिक है। ठीक है, इतना तो आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ से 7.2.1 टॉपिक आता है। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। ठीक है, जो स्वास्थ्य देखभाल है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। देखो जो अभी यहाँ से टॉपिक अगर छूटता है, कुछ टॉपिक होता है, तो उसमें आपको लास्ट में एकदम पूरे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उस टॉपिक के, वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो अब कोई टॉपिक यहाँ प्रीलिम्स के लिए छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखो बोल रहा है स्वास्थ्य देखभाल के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, किस टाइप से इसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग के क्षेत्र में, जैसे कि आपका गुणवत्तापूर्ण जो युक्त रोगी देखभाल है उसमें। ठीक है, क्लिनिकल जो आपका निर्णय समर्थन है उसके उपकरण की सहायता के सटीक जो कार्रवाई है उसका उपचार कर सकते हैं। इससे क्लिनिकल अनुसंधान में खोज के लिए यहाँ पर अपना इसको साथ दे सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन। ठीक है, तो ये सब आपके जो टॉपिक है थोड़ा सा मेंस के लिए दिए हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट में रहेगा मैं आपको यहाँ से डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, जैसे कि कुछ संभावित चुनौतियाँ हैं। ठीक है, संभावित चुनौतियाँ और कुछ भविष्य के लिए अवसर हैं। जैसे कि संभावित चुनौतियाँ क्या हो सकती है, निजता संबंधी मुद्दे हो सकते हैं, डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, विनियामक अस्पष्टता हो सकती है, ये सब क्या है, इसके कुछ संभावित चुनौतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद 7.2.2 इसको देखना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पे देखते हैं क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। राइट, तो कृषि देखो ये क्वेश्चन आपका मेंस में बन सकता है, कृषि में के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप, तो आपको विचार देना है, तो आप मेंस का क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आप सिर्फ प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे उपयोगी है, तो आपको कुछ पॉइंट दे देगा कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, जैसे कि आपका एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है, इसके तहत क्या पहल लागू करें, जैसे तेलंगाना में कृषि नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, सागू बागू पहले यहाँ पर शुरू करेगी इसी के लिए, एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए तेलंगाना में। ठीक है, जैसे खेत से थाली तक एआई निम्नलिखित के सुधार करता है, जैसे बाजार आधारित सूचना, लॉजिस्टिक की क्षमता, गुणवत्ता, आपूर्ति जो श्रृंखला है उसका अनुकूलन। ठीक है, स्मार्ट खेती। राइट, तो ये सब क्या है, इसके जो खेत से थाली यहाँ पर जो आपका एआई उसके माध्यम से आप जो खेती रहेगी उसके में आप क्या क्या कर पाएंगे यहाँ। ठीक है, एग्रीकल्चर में मांग तथा मूल्य में उत्पादकता दक्षता, कृषि में डेटा का उपयोग, डेटा जैसे लेस जो आई जो सहायता है उससे उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही क्या इसमें विश्लेषण जो जरिए उसके तहत राष्ट्रीय बाजार की मदद मिल सकती है यहाँ पर। राइट, नेक्स्ट आपका है मल्टी मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, मल्टी मॉडल जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको देखते हैं। यानी देखो पूरा जो टॉपिक है 7 पॉइंट ये पूरा आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे ही आधारित है। ठीक है, इस वजह से जरूरी नहीं सी एक सेट क्वेश्चन अगर निकला है तो दूसरे सेट क्वेश्चन निकले, कुछ टॉपिक मेंस के भी दिए होते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको जो मेंस का रहेगा वो पे आपको दिखाता रहूँगा, प्रीलिम्स का जो रहेगा वो भी आपको यहाँ से मैं बताता रह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका है देखो यहाँ पर भी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मल्टी मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये सब आपका मेंस का टॉपिक है। अगला टॉपिक यहाँ से देखते हैं वाईफाई 7, ये क्या है, वाईफाई 7 प्रौद्योगिकी, वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी क्या है। ये जो आपका कॉल को हमने सुझाव दिया कि भारत को आधुनिक वाईफाई 7 प्रौद्योगिकी उसको अपनानी चाहिए। ठीक है, क्यों, वाईफाई से ऐसे कि वायरलेस जो आपको फिडेलिटी है, इससे वायरलेस प्रौद्योगिकी है, ये
डिवाइस या उपकरण को इंटरनेट में कनेक्ट करने और अन्य जो डिवाइस से संचार को स्थापित करने में समर्थ बनाती है। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट के नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, वाईफाई जो सिग्नल है उसको प्रसारित करने के लिए 3 माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाईफाई सिग्नल को जो प्रसारित करने के लिए इनमें से 4 माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देगा और बोलेगा वाईफाई का से आपका वायरलेस फिडेलिटी है, ये जो एक वायरलेस प्रौद्योगिकी है, तो पहला तो करेक्ट होगा। दूसरा आपको दे देगा 4 नहीं होती, यहाँ पर 3 जो माध्यम होते हैं। कौन कौन से? बेस स्टेशन, राउटर और आपका एक्सिंग जो आपका एक्सेसिंग डिवाइस होता है वो, जैसे फ़ोन, लैपटॉप आदि। ठीक है, वाईफाई 7 क्या है? आपसे न्यूज़ में दे देगा वाईफाई 7 क्या है। वाईफाई 7 एक अगली पीढ़ी का वाईफाई मानक है जिसे भविष्य में लॉन्च किया जाना है। यह मानक IEEE 802.11 BE जो एक्सट्रीमली हार्ड थ्रूपुट, ठीक है, उस पर क्या आधारित है ये, राइट। आपसे बोलेगा जो वाईफाई 7 किस पर आधारित है, ठीक है, तो इस पर आधारित रहेगा ये। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा तकनीक पेशेवर संगठन के रूप में मानते हैं। यह जो मानवता है उसके कल्याण हेतु प्रौद्योगिकी के विकास में समर्थन संगठन भी है। ठीक है, वाईफाई 7 की मुख्य विशेषताएं क्या है? वाईफाई 7 जो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? एक तो आपका बैकवर्ड जो आपका कंपेटेबिलिटी है वो होगा। ठीक है, कम विलंबता होगी, मल्टी लिंक ऑपरेशन होगा, गति क्षमता भी काफ़ी तेज़ होगी। ठीक है, वाईफाई की अधिकतम स्पीड से 4 गुना तेज़। आपसे बोलेगा जो वाईफाई 7 के बारे में एक स्टेटमेंट और दे देगा कि इसकी जो स्पीड है इस 10 गुना तेज़ होगी। क्या है? 4 गुना अधिक तेज़ होगी, ना कि 10 गुना। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये तकनीकी फाइल भेजने और गेमिंग जैसे जो क्लाउड है उसमें बेस्ट ऑपरेशन को सक्षम बनाएगा। ठीक है, वाईफाई जो 7 उसके लाभ क्या क्या हैं? लाभ देख सकते हैं। भारत में आशाजनक विकास, भारत में अपनाई जाने वाली जो प्रौद्योगिकी उसके साथ तालमेल। ठीक है, औषधि क्षेत्र में इसको अपनाने के लिए टेली जो डायग्नोस्टिक होता है उसमें टेली सर्जरी के क्षेत्र में भी विकास और बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपके इसके लाभ हैं वाईफाई 7 के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आपका आएगा CAR-T। ठीक है, CAR-T सेल थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को कर सकते हैं हम। हाल ही में क्या केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण जो है उसने जो आपका काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस सेल थेरेपी को CAR-19 कहा गया है। ये CAR-T जीन थेरेपी का एक प्रकार है। इसे भारत में इम्यूनोसिटी जो कंपनी उसके द्वारा स्वदेशी रूप से यहाँ पर विकसित किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? क्वेश्चन पूछेगा NEX CAR-19 ये क्या है? हाल ही में भी न्यूज़ में था, ये क्या है? ठीक है, या तो आप बोलेगा CAR-T ये क्या है। ठीक है, जैसे कि आपसे याद होगा 2019 में क्वेश्चन पूछा था CRISPR-Cas9 क्या है। ठीक है, वहाँ पे CRISPR नहीं पूछा था, सिर्फ Cas9 पूछा था क्वेश्चन, Cas और 9 इतना दिया हुआ था, वहाँ पे CRISPR हटा दिया था। तो यहाँ से ऐसे पूछ सकता है आपसे कि CAR जो CAR-19 है क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपको नहीं देगा तो ये क्या बताएगा? ये आपका जो सेल थेरेपी है वो इससे बताया गया, तो इस बारे में आप यहाँ पर स्टेटमेंट देगा तो पता हो जाएगा आपको। ठीक है, इस थेरेपी से लिम्फोमा और जो ल्यूकेमिया जो उपचार है वो किया जाएगा। भारत विश्व में उन पहले विकासशील देशों में जिसके पास अब स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T जीन थेरेपी तकनीकी है। आपसे क्वेश्चन ले देगा कि भारत से पहले जो चाइना या जो जापान है उसने ये टेक्निक पहले विकसित कर ली है, ऐसा नहीं है, सिर्फ पहला भारत, क्योंकि आपका जो जापान है वहाँ पर विकसित में आता है, चाइना विकसित में नहीं है। तो क्या है, चाइना से पहले इंडिया में हुआ। ठीक है, तो आपका विकासशील देशों में टॉप पे इंडिया है। ठीक है, न कि चाइना। अगला है तो इस टाइप से देख सकता है कि जो विकासशील देशों में भारत में उसके बाद भारत में है, तो आपको याद रखना है विकासशील देशों में पहला भारत के पास रहा है। 2 आपको बात याद रखना है। अगला है लिम्फोसाइट T सेल बनाम B सेल। ठीक है, टी की विशेषताएं कोशिकाएं होती है, उसकी क्या है? इसकी टी कोशिकाएं हमारे शरीर में हमला करने वाले जो बाहरी रोगाणु उससे रक्षा करती हैं। ठीक है, बी कोशिकाएं क्या है? शरीर में एंटीबॉडी और अणुओं का उत्पादन करती हैं। ये एंटीबॉडी हमलावर वायरस या बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए उन्हें नष्ट करती हैं और ये कोशिकाओं के बाहर जो रोगाणु उस पर हमला करती हैं। ठीक है, अगला है प्रतिरक्षा क्या होती है इनकी। ठीक है, ये इम्यूनिटी, ये सेल जो मेडिएटेड है इम्यूनिटी उसमें केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। ये क्या है? ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी एंटीबॉडी जो मेडिएटेड है उसमें प्रतिक्रिया को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर जो बताया था दोनों पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोला है नेक्स्ट CAR-19 इसके बारे में बोला है। इस थेरेपी को उन कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया जो CD19 प्रोटीन से बनी है। ठीक है, CD19 प्रोटीन क्या है? आपसे बोलेगा CD19 प्रोटीन क्या है, तो बोलेगा आपको बताना है कि इस थेरेपी में जो कोशिकाएं लक्षित हैं उसको डिजाइन करने के लिए CD19 प्रोटीन की बनाई जाती हैं। ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए। लिम्फोसाइट कोशिकाएं, देखो ये आपका लिखा है CAR-T कैसे कार्य करता है। ये पहला नंबर, शरीर की जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें सहयोग करने वाले जो श्वेत रक्त कोशिका उसको प्राप्त करने के लिए रोगी को रक्त का नमूना लिया जाता है, जिसे एक श्वेत कोशिका टी के रूप में कहा जाता है इसको। ठीक है, सेकंड बात आपका ये, थर्ड आपका ये पॉइंट होगा, फोर्थ ये, तो ये कार्ड ऐसे कार्य करता है। ये पूछेगा नहीं, बट एक बार आपको पता होना चाहिए कार्ड कैसे कार्य करता है। ठीक है, अगला है
देखो कार्ट, CART, कार्ट थेरेपी बनाम कीमोथेरेपी, ठीक है। कार्य करने की प्रणाली, इसमें कार्य जो कार्ट है उसमें कार्य करने की प्रणाली, इसमें कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए रोगी की जो टी कोशिकाएं उसको मानसिक रूप से संशोधन करना तथा कैंसर कोशिकाओं, इसमें कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं से तेजी से विभाजित होता है। ये अन्य कोशिकाओं को भी नष्ट करने में दवाओं का उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है, कीमोथेरेपी में। इसका उपचार की अवधि आमतौर पर एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधान जो इन्फ्यूजन है इसकी जरूरत पड़ती है। उपचार हेतु कम समय की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या इसको कम समय की आवश्यकता होती है और इसमें क्या है, इसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। बस ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ये जो उपचार की अवधि है इसमें बोलेगा कि जो कार्ट है इसकी जो उपचार की अवधि अधिक होती है जबकि कीमोथेरेपी की कम होती है, तो गलत हो जाएगा, अपोजिट बोल रहा है। इसकी कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ट थेरेपी अपनाने की चुनौतियाँ। क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो अपनाने के लिए आ रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपका मेंस का पॉइंट है, पूरा आपको ये सब नहीं देखना है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ से देखो जो एपिडेमियोलॉजी है जो है ये एक वैज्ञानिक तरीका है जो किसी आबादी में स्वास्थ्य एवं रोगों के जो संबंधित पैटर्न है उसके कारकों का परीक्षण करता है, ठीक है। ये समझाना कि कैसे बीमारी फैलती है, ठीक है, बीमारी को जोखिम में संबंधित कारक पहचान करना, रोकथाम के नियंत्रण के लिए रणनीति को तैयार करना। तो ये सब क्या है, इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है इसकी एक वैज्ञानिक तरीका होता है, राइट। एपिजेनेटिक एक एपिडेमियोलॉजी का एक साथ जोड़ने वाली परिभाषा जो एक प्रकार की एपिडेमियोलॉजी की व्यवस्था है जो रोग के उत्पन्न होने के और उसके प्रसार पर एपिजेनेटिक बदलाव के प्रभाव का अध्ययन करता है, राइट। एपिजेनेटिक बदलाव का एक समान उदाहरण डीएनए मिथाइलेशन है। इस बदलाव के तहत डीएनए जो अणु है उसमें मिथाइल समूह से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फोग्राफिक में कैसे जो डीएनए है मिथाइलेशन से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। डीएनए प्रमोटर डीएनए का वह क्षेत्र जहाँ आरएनए पॉलीमर जो जीन है उसको ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देगा, यानी डीएनए का जो अनुकरण है उसकी प्रकृति बनाकर वो मॉड्यूल का निर्माण करेगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए, इसके बारे में देखते हैं। डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में ये सभी जीवित कोशिकाओं को मापने वाला एक जैविक अणु है, ठीक है। देखो यहाँ पे डीएनए के न्यूज़ में आया है, डीएनए आरएनए अब न्यूज़ में आया, तो डीएनए आरएनए में एक एक चीज़ आपको पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे इस करंट टॉपिक पे पूछे, वो डीप जाकर भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो आपको डीएनए के बारे में एक चीज़ यहाँ पर पता होना चाहिए क्या है। ये दो जुड़े हुए रज्जु जो स्ट्रैंड से निर्मित होता है ना, तो इसमें डबल हेलिक्स द्विकुंडली होती है, राइट। प्रत्येक स्ट्रैंड एकांतर शर्करा और डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट जो समूह से बना होता है। प्रत्येक शर्करा में 4 जो प्रकार हैं उसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन में इसे जुड़ा होता है। ई हमेशा टी के साथ जोड़ा बनाता है जबकि सी हमेशा जी के साथ जोड़ा बनाता है, ठीक है। अगला है डीप प्रोजेक्ट के बारे में। डीप प्रोजेक्ट आपका ये पंचवर्ती परियोजना है, ठीक है। इसका नेतृत्व लंदन में जो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय है और भारत में जो CSIR जो कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है उसकी शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ पर नियमित किया जा रहा है, ठीक है। डीप प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय जो मूल है उसकी जरूरत लोगों की पहचान करना, ठीक है, प्रक्रिया इनकी बताना, ठीक है। तो ये सब इसकी जरूरत है, तो ये आपका नहीं पढ़ना, सब मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो मेंस के टाइम देखो, मेंस का मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेंस की 365 की मैगजीन आती है, ठीक है। तो वहाँ से एक एक टॉपिक आपको निकाल के वहाँ पर दिया जाएगा कि मेंस का ही टॉपिक है, राइट। अब ये मैं डिस्कस करूँ मैगजीन, नेक्स्ट मंथ से जो प्रीलिम्स की PT 365 आएगी वो मैं पूरी डिस्कस करूँगा इसके बदले में, क्योंकि वहाँ से आपका PT का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, ठीक है। अल्ट्रा जो प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड UPF, इसको देखते हैं, राइट। 2023 की इस रिपोर्ट में कृषि खाद्य प्रणाली में छिपे हुए दुष्प्रभाव को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2 कॉस्ट आउटिंग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसकी 2024 की रिपोर्ट इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए तरीकों की जो पहचान उसके लिए यहाँ पर गहन लक्षित आकलन पर ध्यान केंद्रित करेगी, ठीक है। इसके अनुसार ये कहा गया है, यहाँ पे देखो इसमें आप जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दे रहा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य जो पेय पदार्थ है उसमें खुदरा जो मूल वर्ग है उसमें 2006 में $0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में तेज़ी से बढ़कर 2019 में 37.9% जो बिलियन डॉलर है वो यहाँ पर अधिक हो गया उससे, ठीक है। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ ये क्या है, जो UPF होता है ये क्या होता है, ठीक है। ये अधिकतर अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ विविध खाद्य पदार्थों से प्राप्त जो वसा, स्टार्च, अतिरिक्त शर्करा, हाइड्रोनिक जो आपका वसा उससे बने होते हैं, ठीक है। ये कम शारीरिक गतिविधियाँ होने तथा UPF की अधिक खपत जिससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा होने का बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है।
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दरें खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल सामग्री जो अनुरूप है उसके अनुरूप नहीं है, ना ही वे FSSAI जो आपका है उसके उत्पाद के वर्गीकरण के अनुरूप होते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ से टॉपिक होगा अगला टॉपिक यहाँ से देखते हैं संक्षिप्त सुर्खियाँ, जैसे कि कुछ सुर्खियों में न्यूज़ है उस सुर्खियों को देखते हैं। जैसे कि क्या है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ISS जो है उसके निर्माण, ये क्या है देखो ISS के निर्माण में जायरा मॉड्यूल को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। कजाकिस्तान के रूसी जो प्रोटॉन रॉकेट उससे लॉन्च किए गए थे। जायरा का अर्थ होता है सूर्योदय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जायरा मॉड्यूल ये है, ये किसका एक प्रोटॉन रॉकेट है जो कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रखना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के निर्माण 25 वर्ष पूरे हो गए, इस वजह से क्या न्यूज़ में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जो सूर्योदय है, ये सूर्योदय का जो जायरा का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब जायरा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, क्या आप बोल सकते हैं जायरा को, जायरा मॉड्यूल को। ISS पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। ये एस्ट्रोनॉट एवं कॉस्मोनॉट के दल के जरिए एक शोध स्टेशन के घर के जो रूप है उसके रूप में कार्य करता है, और अंतरिक्ष स्टेशन की अनोखी विज्ञान प्रयोगशाला भी है, ठीक है। जो ISS है ये यूरोपीय देशों के ESA द्वारा जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें नासा, जापान, कनाडा और ये सब जो इसकी स्पेस एजेंसी उसकी एक साझेदारी है, ठीक है। ये लगभग 250 मील औसत ऊंचाई पर प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। आपसे बोलेगा प्रत्येक 100 मिनट में परिक्रमा करता है, तो गलत है, प्रत्येक 90 मिनट में करता है। नवंबर 2020 में इन पर अंतरिक्ष यात्रियों पर कोई ना कोई दल यहाँ पर लगातार रहा था, ठीक है। ISS का वजन लगभग 400 टन है। ये एक फुटबॉल पिच जितना बड़ा क्षेत्र को कवर करता है यहाँ, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ISS क्या है, ISS बारे में, और उसके बाद जो आपका जायरा मॉड्यूल है ये क्या है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। भारत के स्पेस स्टेशन जुड़ी जो कुछ यहाँ पर योजनाएं हैं, जैसे इसरो के अध्यक्ष के अनुसार भारत का वास्तविक स्पेस स्टेशन लगभग 20 टन वजनी होगा, ठीक है। इसकी स्थापना एक ऐसे केंद्र में के रूप में की जाएगी जहाँ अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है। और इसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। आपसे बोलेगा पृथ्वी की कक्षा से 500 किलोमीटर, तो क्या 400 किलोमीटर, के एक पॉइंट आपको याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसको स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। आपसे बोलेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में आपको प्रश्नों पर विचार करना है। ये बोलेगा जो पृथ्वी से 1000 जो किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बोलेगा इसके अंतरिक्ष स्टेशन से अब भारत को 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्या है 400 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 2035 तक, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक एक बात याद रखना है कि कैसे गलत हो सकता है मेरे से और कैसे हमको सही करना है, ठीक है। अगला है एटमॉस्फेरिक वेब एक्सपेरिमेंट मिशन, ठीक है। ये क्या है इसको देखते हैं। AWE जो मिशन है ना, ये किसके द्वारा प्रयोग लाया गया, नासा के द्वारा। ये नासा के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम के बीच एक अंतर क्रिया है उसका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके तहत ईयर ग्लो की जांच की जाएगी, और इसमें पृथ्वी के जो वायुमंडली है उसकी अंतरिक्ष मौसम के निर्धारित करने के लिए यहाँ पर वायु के बारे में पता लगाया जाएगा, और पृथ्वी के वायुमंडल से प्रकाश वर्ष जो वर्ण है उसका क्रम में बैंड से यहाँ पर दिखाया गया है इसको, ठीक है। ये मोसोपॉज, ठीक है, ये मोसोपॉज की परत वायुमंडलीय जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं उसके भी मापन यहाँ पर करेगा। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की सीमा मेसोपॉज कहते हैं, ठीक है। मेसोपॉज किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। मेसोपॉज होता है जो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की जो सीमा होती है उसको बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दे देगा, ठीक है। और मेसोपॉज की परत वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर मापन भी करेगा, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। ये भू सतह से लगभग 87 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। अगला है नेक्स्ट है आपका यहाँ से अगला यहाँ टॉपिक आपका हो जाएगा एक्सरे पोलराइजेशन, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। देखो भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार मिल्की वे पर आकाशगंगाओं के बाहर एक ब्लैक होल एक्सरे पोलराइजेशन का पता लगाया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने लार्ज मैग्नेटिक हैं उसके क्लाउड 3 में स्थित एक ब्लैक होल के आसपास क्षेत्र को सर्जित होने वाले जो विकिरण उसका पता लगाया, ठीक है, कि इसको LMCX3, ठीक है। पृथ्वी से कितना ये दूर है, यह आपका दूर है, ये 2 लाख जो प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं।
इसका अध्ययन किसने किया है? इसरो का आगामी जो एक्सरे जो आपका पोलरीमीटर सैटेलाइट है, ठीक है, इसके मिशन की क्षमता को यहाँ पर दूसरा सैटेलाइट होगा इसरो का, ठीक है, इसरो का है, आपको याद रखना है। नासा बोल देगा, इसरो बोल देगा, ठीक है, आपको जो जाक्सा है वो बोल देगा, राइट। तो आपको याद रखना है किसका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 7.7.4, ठीक है, बुध ग्रह पर प्लाज्मा तरंगों को डिटेक्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा को किया गया, इस पर डिटेक्ट किया गया। तो देखते हैं, हाल ही में क्या खगोलविदों ने बुध ग्रह के चारों ओर रहस्यमय सीसिंग प्लाज्मा तरंगों का पता लगाया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में जो आपके अंतरिक्ष या कण पार्टिकल्स अलग अलग जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उसके द्वारा पता लगाकर इधर उधर की जो गमन करते हैं उसमें प्लाज्मा तरंगे इसको कहते हैं, ठीक है। इस खोज के बारे में ये पहली बार कि बुध ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की जो आपका विस्लिंग सीटी बजने जैसी जो आवाज़ होती है उसकी ध्वनि के तरंगों के रूप में उत्सर्जन का पता चला है, ठीक है। इस तरह की जो तरंगे हैं इसमें पृथ्वी की, बृहस्पति और शनि जो ग्रह हैं उस पर दर्ज की गई हैं। साथ ही इन तरंगों को अवलोकन यूरेनस और नेपच्यून पर भी किया गया है, ठीक है। अन्य ग्रह जैसे यहाँ पर ये जो विस्लिंग तरंगे डिटेक्ट की गई हैं उनके यहाँ पर उनके देखो कुछ सघन वायुमंडल के उनके रेडिएशन के बेल्ट और सौर फंसे होने के साथ साथ यहाँ ये रह जाते हैं, ठीक है। तो बुध ग्रह पर क्या ऑक्सीजन की जो मौजूदगी है, ठीक है, उसके रेडिएशन से बेल्ट वाले जो सघन वायुमंडल है उसका अभाव होता है, जिसके चलते बुध ग्रह चुंबकीय क्षेत्र में सौर कण नहीं फंस सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी माना था क्या कि इनका चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर है, हालांकि अब जो विस्लिंग है इनकी तरंगों की मौजूदगी ये मानते हैं, लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र इनका मजबूत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बुध ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। यहाँ से देखो बुध ग्रह न्यूज़ में आया तो बुध ग्रह की विशेषताएं पूछ लिया, ठीक है। तो बुध ग्रह क्या है, बुध के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं, राइट। तो इसका कोई ग्रह चंद्रमा, इसका कोई चंद्रमा नहीं, सॉरी इसका ग्रह कोई चंद्रमा नहीं है, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, ठीक है। शुक्र बुध का ग्रह का सबसे निकटतम है, ठीक है। बुध ग्रह के बारे में प्राचीन काल से ही पता लगा क्योंकि उसमें उन्नत दूरबीनों से बिना देखा सकता है। तो देखो बुध न्यूज़ में आया, ये बुध को लेकर यहाँ से टॉपिक उठा दिया उन्होंने, ठीक है। तो बुध के बारे में क्या की जाए आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ से टॉपिक आता है वास्प, ये क्या है जी, किसके द्वारा लाया गया है। देखो वास्प जो आपका है नासा ने जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके जो वास्प 107b नामक एक नए एक्सप्लोनेट की खोज की है। इसमें एक्सप्लोनेट जल वास्प, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका सिलिकेट सैंड जो क्लाउड है उसमें मौजूद होता है, ठीक है। सौरमंडल की सीमा से बाहर जो ग्रहों को एक्सप्लोनेट यहाँ पर कहा जाता है, राइट। वास्प 107b ये क्या है, आपसे क्वेश्चन बोलेगा वास्प 107b ये क्या है। ये इस ग्रह की खोज 2017 में की गई थी। ये विर्गो तारामंडल में अवस्थित है। ये पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका आकार लगभग बृहस्पति के आकार जितना होता है, ठीक है। ये पृथ्वी से लगभग 30 गुना बड़ा है और इससे कम घनत्व वाले ज्ञात। तो ये एक एक बात आपको वास्प 107b के बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोफिया, ठीक है। सोफिया है, देखो वास्प 107b एक और ऊपर दिया न्यूज़, वास्प 107b की खोज का महत्व का इसमें पृथ्वी के जो उद्भव का पता लगाने में सहायता कर सकता है, ठीक है। ये पता लगाने के लिए मदद करेगा कि मौसमी चक्री जो यहाँ पर ग्रही है वो भूगोल को कैसे प्रभावित करने में मदद करेगा, राइट। भूगोल अगला है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वरी जो फॉर एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड, ठीक है, जिसको देखते हैं 7.7.6। यहाँ से टॉपिक है आपका वैज्ञानिकों ने सोफिया जो एयरबोर्न है उसके वेधशाला के माध्यम से शुक्र जो ग्रह है उसके वायुमंडल में एटॉमिक जो आपका ऑक्सीजन उसका पता लगाया है। शुक्र ग्रह के दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह, शुक्र ग्रह जो दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है, ठीक है। देखो आपका जो बुध न्यूज़ में आया ग्रह में एक आपका शुक्र आया, दोनों ग्रहों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह, इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है, वहीं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। इसका ना तो कोई चंद्रमा है और ना ही इसके कोई वलय रिंग है, ठीक है। रनवे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस अत्यधिक गर्मी के कारण ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, ठीक है। सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी एयरबोर्न खगोलीय वेधशाला है, ठीक है, याद रखना है। ये नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर में संयुक्त प्रोग्राम है, ठीक है। आपसे बोल देगा ये जो नासा और आपका इसरो का एक प्रोग्राम है, तो आपको किसका याद रखना है, नासा और जर्मन एरोस्पेस का प्रोग्राम है, ठीक है। अगला है लूसी मिशन। लूसी मिशन क्या है इसको देखते हैं। नासा ने लूसी मिशन को पता लगाया। ये क्षुद्र ग्रह डिंकीनेस वास्तव में 2 क्षुद्र ग्रह की बाइनरी प्रणाली होती है। लूसी जो मिशन है इसने 2021 में प्रक्षेपित किया गया था। ये बृहस्पति की कक्षा में मौजूद ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने वाला अंतरिक्ष मिशन होगा। आपसे बोलेगा जो लूसी मिशन है ये भी हाल ही में 2023 में इसको प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। तो गलत होगा, 2021 में किया गया, ठीक है। ट्रोजन लघु पिंड जो प्रारंभिक और सौर मंडल के विशेष अवशेष हैं। ये पिंड बृहस्पति कक्षा के साथ साथ 2 अलग अलग उप समूह में सौर की परिक्रमा भी करते हैं, ठीक है।
ट्रोजन क्षुद्र ग्रह भी संभवतः उन्हीं मौलिक सामग्रियों से बने होते हैं जिनसे बाह्य ग्रह की जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का निर्माण हुआ है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी बात आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर जो मैंने बताई थी आपको बुध ग्रह से लेके, वो भी आपको पता होना चाहिए, शुक्र ग्रह से बताई थी वो भी आपको, तो तीनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ से देखो, इस मिशन की जो अवधि है, इस मिशन की अवधि कितनी 12 वर्ष है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर रखना कि इस मिशन की अवधि क्या है, 2021 से 2033 तक, ठीक है। अगला है 7.8, ठीक है। यहाँ पे इसको देखते हैं, इसमें बोला है आपका सबसर फेस वाटर आइस मैपिंग। ये क्या है, इसको देखते हैं। सब सरफेस, सॉरी हिंदी में समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में आपको देखो क्लियर दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। तो सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग स्विम प्रोजेक्ट, ये तो ये क्या है, नासा द्वारा किया गया, ठीक है। आपसे बोलेगा ये और किसी और जो स्पेस एजेंसी उसको दे देगा नाम, ठीक है। क्या क्या गलत हो सकता है, आप सिर्फ ये पॉइंट देखो कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं। ये वित्त पोषित है। इस प्रोजेक्ट के तहत मानचित्र को चौथा सेट यहाँ पर क्या जारी किया जाएगा, ठीक है। ये मंगल ग्रह, यहाँ पे क्या मंगल ग्रह भी न्यूज़ में आ गया, बुध भी न्यूज़ में आएगा और शुक्र भी, 3 ग्रह आपको न्यूज़ में आ गया, याद रखना है। का सतही हिम है, जो हिम है उसका विस्तृत जो दृश्य है वो यहाँ पर इसका प्रदान करेगा, ठीक है। इस परियोजना का नेतृत्व एरिजोना विश्वविद्यालय कर रहा है, ठीक है। ये मानचित्र भविष्य के मंगल के जो मिशन है उसके महत्वपूर्ण है, ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह पर हिम की खोज के लिए सबसे संभावित स्थानों की पहचान करते हैं, ठीक है। ये हिम पानी पीने के जो पानी है उसके जो रॉकेट हैं ईंधन, उसके लिए एक प्रमुख घटक यहाँ पर प्रदान करेगा। मंगल ग्रह पर वाटर आइस और कार्बन डाइऑक्साइड आइस, ठीक है, और ड्राई आइस दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो मंगल ग्रह है उसमें सिर्फ वाटर आइस यहाँ पर मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर कमी पाई गई है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। स्विम परियोजना नासा के कई मिशनों को डेटा प्राप्त को शामिल किया करती है, और जो मार्स जो आपका रिकोनिसेंस है ऑर्बिटर 2001 का जो है, उसे मार्स ओडिसी और मार्स ग्लोबल सर्वेलेंस के डेटा भी इसमें शामिल किए गए हैं, ये शामिल होते हैं। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ये क्या है, यूक्लिड स्पेस जो टेलीस्कोप है इससे ली गई पहली तस्वीर यहाँ पर क्या जारी की गई है, ठीक है। यूक्लिड जो आपका है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, ये भी आपको याद रखना कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है, पहले तो आपको याद रखना होता है, ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य डार्क मैटर जो डार्क एनर्जी है उसके रहस्य को सुलझाना, ठीक है। ब्रह्मांड नॉर्मल जो दृश्यमान है मैटर जो लगभग 5%, डार्क मैटर लगभग 25% डार्क एनर्जी, तो यहाँ से इससे बना हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल जो मैटर है विद्युत चुंबकीय बल के साथ परस्पर अंतरक्रिया करता है, जबकि डार्क मैटर परस्पर अंतरक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है। अगला है डार्क मैटर ना तो प्रकाश को अवशोषित करता है और ना ही परावर्तित करता है और ना ही उत्सर्जित करता है, और इन कारणों से ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डार्क एनर्जी उस अज्ञात ऊर्जा स्रोत को कहा गया जो ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी से ला रहा है, ठीक है। तो पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें से ये इतने पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। अगला है एजेक्टा हेलो। एजेक्टा हेलो क्या है, चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर जो विक्रम लैंडर था इसकी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय बहुत अधिक यहाँ पर धूल विस्थापित हुई थी, उसके लेके यहाँ पर जो टॉपिक को बताया गया है, ठीक है। इसमें है इसके कारण जो लैंडर हैं उसके चारों ओर एक चमकीले पैंच का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों ने इसे एजेक्टा हेलो जो परावर्तन विसंगति उसका नाम दिया था। जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा था तो उस समय लगभग 2.06 टन लूनर एपीरेगोलिथ धूल के कारण लैंडिंग जो है उसके स्थल को विस्थापित होकर आसपास के 108 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैल गया था। ये तो इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 7.7.11 एरोनॉटिकल जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसके बारे में। हाल ही में जो AESIS की स्थापना उपलब्धियों में 75 वर्ष पूरे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है 75 वर्ष इसके पूरे हुए हैं, तो ठीक है। इस उपलक्ष्य में 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सह प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। AESI विमानिकी एरोस्पेस और विमानन के क्षेत्र में एक प्रमुख पेशेवर निकाय के रूप में अपना विकास किया है। ये असैन्य और सैन्य विमानन से जुड़े सभी पहलू पेशेवर के मध्य एक निर्माता और एजेंसी के बीच अंतरक्रिया को प्रदान करेगा, ठीक है। आपसे बोलेगा ये सिर्फ सैन्य विमानन के लिए भी सुरक्षा प्रदान करेगा, तो गलत है। ये सैन्य असैन्य दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका उद्घाटन 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। इसका बोलेगा कि इसका उद्घाटन जो किया गया है ये आज़ादी के बाद किया गया था, क्या है, गलत हो जाएगा, आज़ादी के पहले 1948 में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। वे इस सोसाइटी के पहले मुख्य संरक्षक भी थे, ठीक है। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद IIT आदि से संबंधित संस्थान भी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके 75 वर्ष हो गए और कौन इसमें कब कब किए शामिल किया गया और कौन कौन सी जगह या इसके विमान क्षेत्र के प्रमुख निकाय हैं, तो वो याद रखना। 3-4 बातें इसकी याद रखनी है। अगला है प्राइवेट 5G, ठीक है। प्राइवेट 5G ये क्या है,
ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन उद्यमों द्वारा प्राइवेट 5G नेटवर्क अपनाने के मामले में भारत को 16वें स्थान पर रखा गया। ये है क्या? प्राइवेट 5G को कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। ये पूरी तरह से एक कंपनी के स्वयं के उपयोग के लिए ही स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इतना ये नहीं हो जाता है। अगला देखते हैं। देखो प्राइवेट 5G के लाभ पूछ सकते हैं कि लाभ क्या है। इसके लाभ क्या होंगे? जो सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग उसके लिए बेहतर गति करेगा। ठीक है, डेटा को बेहतर सुरक्षा देगा, नियंत्रित विलंबता करेगा, जो ज़रूरत अनुपूरक है वो भी देगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो टाइम है, समय काफ़ी यहाँ पर इसको बचाएगा प्राइवेट जो 5G नेटवर्क है वो। ठीक है, इसमें से इसकी सिफारिश क्या है TRI की? जो TRAI है TRAI, उसकी सिफारिश क्या है? इसमें बोला स्वतंत्र प्राइवेट नेटवर्क और प्रत्यक्ष जो स्पेक्ट्रम अधिग्रहण वो। तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन EV से ग्रिड चार्जिंग, EV टू ग्रिड, EV से ग्रिड चार्जिंग, EV टू ग्रिड चार्जिंग। ठीक है, ये न्यूज़ में। तो ये क्या है? देखो CEA ये प्रस्ताव उन सेवाओं को संचित प्रदान करता है जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहन EV स्मार्ट चार्जिंग के माध्यम से विद्युत प्रणाली को सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है इसमें। देखो अगर कोई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में होगा तो मैं लास्ट में सब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें जितने भी मैं पूरा मैगजीन का टॉपिक पढ़ा दूंगा 7 पॉइंट, इसके पूरे जो 10 से 15-20 क्वेश्चन होंगे पूरे क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर दूंगा। कोई टॉपिक छूटेगा तो क्वेश्चन के थ्रू भी आपको वहाँ पूरा हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे कि देखो CEA इसकी स्थापना विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। ठीक है, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इसे सौंपे गए कार्य जो विद्युत अधिनियम 2003 उसकी जो आपूर्ति है उसकी जगह यहाँ लागू किया गया, इनको रिप्लेसमेंट किया गया इनका। ठीक है, विद्युत ग्रिड जो मोबिलिटीज हैं इनके बीच तालमेल के लिए एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली की स्थापित की जानी है। ठीक है, की जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 7.7.14 विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल जो आपका नेटवर्क जो एलिमिनेशन पहल है उसके बारे में। ठीक है, जो सेनेगल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक पहल है। ठीक है, किसकी पहल है? सबसे पहले आपको पता नहीं WHO की पहल है ये। इसकी बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया, इस वजह से क्या न्यूज़ में था। GONE पहल जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। ये देशों को ओकोसिरियासिस उन्मूलन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्देश दे रही है। ठीक है, और उनको सशक्त तेजी करने के लिए सशक्त प्रयास कर रही है इसके। ठीक है, WHO के जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं रोड मैप 2023 में उसको निर्धारित किया गया था, जैसे कि ओंकोसेरसियासिस के बारे में। ये क्या, ये आमतौर पर रिवर जो आपका ब्लाइंडनेस के रूप में जाना था इसे। ठीक है, ये एक परजीवी कृत्रिम के कारण होता है। ये संक्रमित ब्लैक फ्लाई को काटने से फैलता है। ब्लैक फ्लाई तेज धार वाली एक नदियों में पनपता है। ठीक है, ये थोड़ी बात इतनी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैकोमा के बाद अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रामक रोग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ट्रैकोमा के बाद दूसरा अंधेपन का प्रमुख संक्रामक बीमारी है ये। ठीक है, लक्षण क्या है इसके? आंखों में तेज खुजली होना, चकत्ते पड़ना, त्वचा पर रंग जो खराब होना, और यहाँ पर जो भी है वो शामिल होंगे इसमें। संपूर्ण विश्व की जो ओंकोसेरियासिस संक्रमित आबादी में से 99% आबादी अफ्रीका में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। शेष 1% आबादी ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच सीमा पर रहती है। ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको इस रोग के प्रसार को समाप्त कर दिया। इसकी पुष्टि WHO ने कर दी है। ये पूरा पॉइंट यहाँ से लेके इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ठीक है, जितना भी देखो, क्योंकि जो आपका हेल्थ से लेकर टॉपिक रहता है वो UPSC का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है, UPSC के लिए फेवरेट टॉपिक बनाता है, तो वो चीज़ आपको पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है आपका, ये रोग अलग अलग प्रकार के जैसे रोगजन जैसे कि वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, परजीवी कवक जो आपके टॉकिन्स हैं उसके कारण यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। जो आपके टॉकिसंस हैं जो पौधे हैं उसमें जानवरों द्वारा उत्पन्न कई पदार्थ जैसे कि मनुष्यों के लिए विषाक्त होते हैं वो। ठीक है, अगला है NTD। ठीक है, NTD में कुछ शामिल यहाँ पर रोग हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, ठीक है, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरिया, ये सब इसके रोग हैं। भारत में गिनी वर्म, ट्रैकोमा और याज को कुछ NTD के प्रसार के सफलतापूर्ण समाप्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 7.7.15 शुद्ध पढ़ रहा हूँ, फूड लिखा है। फूड फोर्टिफिकेशन ये क्या है? खाद्य सुरक्षा और मानक जो खाद्य उत्पादन उसमें जो संशोधन विधेयक मसौदा विनियम उसके यहाँ पर जो क्या है कुछ प्रावधान लागू किए गए, जैसे कि उसका प्रावधान था 2006 का अधिनियम का, उसमें संशोधन किए गए। जैसे कि किया गया इसमें अब फोर्टिफाइड चावल, इसमें दानों को FRK के निर्माण के लिए विटामिन, खनिज, प्रीमियम जो प्रीमिक्स यहाँ पर पूर्ण मिश्रण है उसके सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा में संबंधित प्रावधान को लागू करेगा। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम भी मजबूती मिलेगी। ठीक है,
गेहूँ, चावल, दूध, नमक और जैसे जो मुख्य पदार्थ हैं इसकी पोषण क्षमता में बेहतर बनाना। ठीक है, इसके लिए मुख्य काम होगा इसका। राइस फोर्टिफिकेशन ये क्या है? राइस फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य समान चावल, ठीक है, समान चावल, कस्टर्ड मिल्क, मिल्ड राइस, राइट। तो इसका अनुपात जो होगा 1:100 के अनुपात में यहाँ पर मिलाते हैं इसको। ठीक है, ये तो कुछ खास नहीं है। भारत में फोर्टिफिकेशन के लिए एक्सट्रूजन तकनीकी का उपयोग किया था, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग किया था। इस तकनीक में मिल्ड राइस है उसको चूर्णित किया जाता है और इसे विटामिन और खनिजों में क्या जो मिश्रण उसमें साथ मिला देते हैं। ठीक है, मिल्ड राइस मिल में चोकर है छिलाओ उसका जो छिलका हटाते हैं उसके बाद ये मिल्ड राइस प्राप्त होता है या मिल्ड राइस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो लाभ क्या होते हैं इसके लाभ होता है कुपोषण से निपटने के लिए फोर्टिफिकेशन का एक लागत प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन चावल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहल हैं। ठीक है, जैसे कि निम्नलिखित पहल में जैसे फोर्टिफिकेशन चावलों को वितरण किया जाता है, जैसे कि सक्षम आंगनवाड़ी के लिए पोषण 2.0 तैयार करना। फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए इसने जो FSSAI ने उसने ये +F लोगो है ये जारी किया है। ठीक है, जिससे आप पता चलेगा फोर्टिफिकेशन जो फोर्टिफाइड जो खाद्य पदार्थ है वो पहचान करने के लिए। देखो सूर्य पोषक तत्व हैं इसमें आपका जो कौन कौन से आयरन में कितना होगा 8 से 20 ग्राम। ठीक है, पर 100 ग्राम में 8 से 20 ग्राम होगा। विटामिन B9 में आपका 45 से 55 पर 100 ग्राम में, तो पर 100 ग्राम के हिसाब से यहाँ पर विटामिन B12, B9 और आयरन का दिया हुआ है। राइट, जैसे आप अभी टाटा सॉल्ट खरीदते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट जो भी खरीदते हैं तो उसमें कुछ फोर्टिफाइड सॉल्ट भी आते हैं। ठीक है, देखेंगे उसमें +45 +F बना होता है, तो वहाँ से भी तो वो करीब 55 या 40 रुपये के आसपास जो नमक रहता है वो रहता है, तो आप देखेंगे कुछ में। राइट, अगला है एमिलाइडोसिस। ठीक है, एमिलाइडोसिस ये क्या है? वैज्ञानिकों ने एक 2D प्रोटीन मोनोलेयर निर्मित किए। ये मोनोलेयर एमिडोलाइसिस जैसी जो बीमारी है उसका अध्ययन करने में मदद करेगी। ठीक है, जो आपका एमिलाइडोसिस दुर्लभ रोग है। ये शरीर की जो एमिलाइड के समान रूप से जो जमाव है उसके कारण उत्पन्न होती है, असमान रूप से जो जमाव होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। एमिलाइड समान तौर पर जो रेशेदार कोशिका है बाह्य जो प्रोटीन युक्त जमाव है उससे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, प्लीहा शरीर के अन्य भागों तक इसे पहुँचाते हैं। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? थकान, वजन कम होना, शून्य हो जाना, जीभ का आकार बढ़ना, तो ये सब इसके उदाहरण होते हैं। राइट, WHO के अनुसार दुर्लभ रोग वे होते हैं जिनका प्रसार प्रति 1000 जनसंख्या पर उससे कम व्यक्ति में होता है। ठीक है, ये दुर्लभ रोगों में गिने जाते हैं। अगला है आयुर्विज्ञान ज्ञान निपुण पहल। ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है आयुर्विज्ञान का। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से देखते हैं। यहाँ से अगला है, अगला टॉपिक यहाँ से आपका ग्लोबल जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है टीबी रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्यूबरक्लोसिस टीबी रिपोर्ट क्या है 2023 जारी की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट के प्रमुख यहाँ पे वैश्विक संबंध हैं, जैसे कि 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी के क्षय रोग को 7.5 मिलियन के नए स्तर पर दर्ज मामले थे। ठीक है, 2022 में दुनिया भर में जो होने वाले मौतें थे उसका दूसरा बड़ा सबसे कारण टीबी था। और गौरतलब है कि वर्ष जो 2022 है उसमें कोरोना का वायरस से सबसे अधिक लोगों से मृत्यु हुई थी। 2015 से 22 के बीच टीबी मामलों में कुछ 8.7% की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। ठीक है, याद रखना है पॉइंट कि 8.7% की यहाँ पर कमी दर्ज की गई, ना कि वृद्धि। WHO की एंड जो टीबी स्ट्रेटजी थी उसके तहत महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। ठीक है, उस लक्ष्य से काफ़ी पीछे इस लक्ष्य का रणनीति जो था 2025 तक टीबी के मामलों में 50% कमी करना, लेकिन अभी कितना है? अभी करीब 8.7% तक कमी आई है। ठीक है, अगर 2022 तक 8.7 तो अभी फिलहाल 15 हो गई होगी मैक्सिमम अगर मानते हैं तो, इससे ज़्यादा नहीं हुई। तो क्या टारगेट इनका 25 तक 50% तक कमी रखना। ठीक है, अगला है रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु के संदर्भ में भारत का। ठीक है, 2020-21 दौरान टीबी में नए मामले में गिरावट आई थी। इसका 60% भारत में, इंडोनेशिया और फिलीपींस में दर्ज किया गया। ठीक है, विश्व भर में टीबी के 27% मरीज भारत में ही है, ये भी बात रखना। टोटल विश्व में 27% भारत में टीबी के मरीज है। टीबी रोग जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया जो आपका माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस के कारण यहाँ पर ये होता है, ये आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों से प्रभावित होने वाली टीबी को जो पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। टीबी के इलाज के लिए सबसे आम दवाओं में आइसोनियाजिड, ठीक है, रिफैम्सिन और आपका एथियम्ब्यूटोल। ठीक है, ये सब क्या है इसकी दवाएं हैं। वर्तमान में टीबी की रोकथाम के लिए लाइसेंस प्राप्त एकमात्र टीका बैसिल कैलमेट गुएडिन है। ठीक है, BCG जिसको बोलते हैं। टीबी का खतरा उन लोगों में सबसे अधिक होता है जो मधुमेह से पीड़ित हैं, HIV से हैं,
अल्प पोषण है, जो पहले से उनको कोई बीमारी है तो उनको ज़्यादा ये घेर लेता है, ठीक है, ज़्यादा कवर कर लेता है और उनमें वीकनेस पाता है तो बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है, मतलब बीमारियाँ फैलने लगती है उससे। भारत में टीबी रोकथाम के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं, जैसे कि टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय जो रणनीतिक योजना है 2017 से 25 को शुरू की गई थी, ठीक है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान भी शुरुआत की गई थी। निश्चय जो पोषण अभियान है ये भी शुरू की गई थी योजना, राइट। तो ये सभी योजनाएं टीबी की रोकथाम के लिए शुरू की गई थी। अगला टॉपिक है हमारा चिकनगुनिया। ये क्या है? यूएस फूड एंड जो ड्रग आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसने चिकनगुनिया के खिलाफ एक विश्व की जो पहली वैक्सीन है, ठीक है, पहली वैक्सीन है एक्चिस्क, ठीक है, एक्चिस्क को क्या मंजूरी दी है। ये वैक्सीन चिकनगुनिया वायरस के जीवित और कमज़ोर वर्जन से यहाँ पर तैयार किया गया। चिकनगुनिया के बारे में क्या है? ये वायरस जनित रोग है, ठीक है, याद रखना है। इसका संक्रमण एडीज मच्छर से फैलता है। इसके समान लक्षण क्या है? बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर में चकत्ते पड़ जाना, ठीक है। इसका पहली बार रोग का पहचान 1952 में तंजानिया में की गई थी। इसके संक्रमण का अधिकतम मामले अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका के कुछ यहाँ पर महाद्वीप में प्रकट होते हैं, ठीक है। इसका संक्रमण गर्भवती महिला और उसमें जो जन्मे जो बच्चे उसमें भी फैल सकता है। ये रोग नवजात शिशुओं में के लिए घातक हो सकता है। आपसे बोलेगा ये नवजात शिशु के लिए घातक नहीं होता है, तो वो स्टेटमेंट आपको एक एक बात याद रखना है, ठीक है, पॉइंट। अभी तक इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, ये भी बात याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय वाहक जनित रोग कार्यक्रम इस रोग के लिए शामिल इसमें किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्ववैक वैक्सीन। ये क्या है? सर्ववैक वैक्सीन ये लेसेंट जो आपका ऑन्कोलॉजी उसमें प्रकाशित अध्ययन के अनुसार सर्व वैक्सीन को मर्म की जो गार्डालिस वैक्सीन उसके बराबर प्रतिरक्षा करेगा। अगला है सर्ववैक वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी जो आपकी कोर्डिवेलेटेड ह्यूमन जो पेपिलोमा वायरस है उसकी वैक्सीन होगी, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर की बड़ी वजह एचपीवी है, तो ये इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, हटाओ इसको। नेक्स्ट है ई प्राइम परत। ये क्या है? पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी हिस्से में ई प्राइम परत लेयर के नाम से इसे परत का निर्माण हुआ। इसका निर्माण सतही जल के पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत गहराई तक प्रवेश करना, ठीक है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है वाइट हाइड्रोजन, ठीक है। वाइट हाइड्रोजन ये क्या है? वैज्ञानिकों ने फ्रांस वाइट हाइड्रोजन का एक विशाल भंडार खोजा है। वाइट हाइड्रोजन ने नेचुरल गोल्ड या जियोलॉजिक हाइड्रोजन भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से जल और सेल की मध्य अभिक्रिया के जरिए भूपर्वतीय सतह के नीचे होता है, ठीक है। इसके निर्माण प्रक्रिया एवं उच्च ताप पर दाब एवं जल के जो अणु हैं उसमें ओलिवीन जैसे जो लौह समृद्ध हैं उसकी खनिज के बीच अंतरक्रिया होती है। ये संभावित उपयोग क्या है? इसका उपयोग विमानन जो पोत हैं परिवहन है उसमें जो इस्पात उत्पादन के लिए उद्योगों में किया जाता है वाइट हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन 9 ये क्या है? वैज्ञानिक ने हाल ही में नाइट्रोजन 9 केंद्र की खोज की। इसमें शायद प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें असमान रूप से उच्च प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनुपात में पाया जाता है। इस असामान्यता का यह समस्थानिक की जो स्थिरता है उसके अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें इसकी क्षय प्रक्रिया के साथ साथ इसका समग्र व्यवहार भी प्रभावित होता है। ये केवल नैनो सेकंड और अरबवें हिस्से की अवधि तक ही मौजूद है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना? ये नैनो सेकंड या अरबवें हिस्से तक की मौजूद रहता है। नाइट्रोजन 9 नाइट्रोजन का एक समस्थानिक है। ऐसे में परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है उन्हें क्या समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ से देखो जो नाइट्रोजन था वो भी न्यूज़ में आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन था, आपका वाइट हाइड्रोजन है वो भी न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो ये सब जो न्यूज़ में आ रहे हैं अब एक बार डीप थोड़ा सा पढ़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से विट्रीमर जो आपका पॉलीरोटेक्सिन है, ठीक है, इसके साथ संयोजन। तो ये क्या है? जापान वैज्ञानिकों ने वीपीआर नामक एक प्लास्टिक का नया संस्करण विकसित किया है। एपॉक्सी जो रेजिन है विट्रीमर पर आधारित है। ये विट्रीमर प्लास्टिक की एक नवीनतम श्रेणी है। ये निम्न तापमान पर क्या मजबूती बना रखता है या इसे गर्म करने का नया आकार दिया सकता है, ठीक है। हालांकि क्या ये एक अधिक भंगुर होता है, ठीक है, ये अधिक भंगुर होता है या ब्रिटल बोलते हैं इसको भंगुर को। इसकी भंगुरता को कम करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया पॉलीरोटेक्सिन को भी यहाँ पर शामिल किया है, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप वीपीआर का ये निर्माण हुआ है। वीपीआर के बारे में क्या है? वीपीआर मतलब ये जो आपका विट्रीमर है पॉलीरोटेक्सिन, इसके बारे में ये पारंपरिक संस्करण की तुलना में अधिक मजबूत तथा लचीला होता है, ठीक है। ये आंशिक रूप से बायोडिग्रेडेबल जैव न्यूनीकरण होता है, ठीक है। गर्म करने पर इसे पहले समान जटिल जो आकृतियाँ वो बनाई जा सकती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 बातें, राइट। तो यहाँ से देखो जो टॉपिक था वो मैंने आपका पूरे इधर डिस्कस कर लिया जो हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। अब जो बच्चे का संस्कृति का वो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ, जितने भी टॉपिक हो चुके हैं सब में क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं, जहाँ पर होगा वहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन आप करेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में बोलेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जुड़ी कुछ जो सुरक्षा है, ठीक है, अनुसंधान को लेकर भारत सहित 27 देशों ने इस पर पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। जोखिम अवसरों के फ्रंटियर AI से जुड़ी कुछ सुरक्षा अनुसंधान है, उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आगे की प्रक्रिया साझा करने के लिए कुछ AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की प्रमुख उद्देश्य को पूरा करता है। तो ये परिच्छेद जो है हाल ही में किस पहल के पर चर्चा कर रहा है, ठीक है, किसकी कर रहा है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो ब्लेचली घोषणा पत्र था उसका, ठीक है, उसकी ये बात कर रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक में से ही क्वेश्चन है सब, ठीक है। जनरेटिव जो आपका एडवर्सरियल नेटवर्क है, जनरेटिव एडवर्सरियल जो नेटवर्क है, GAN ये क्या है, मैंने बोला जो टॉपिक छूटेगा आपको क्वेश्चन में कवर कर देंगे, ठीक है। तो GAN आपका जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर है, ठीक है। क्या है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, ये मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई, ठीक है, वाईफाई से प्राप्त होने वाला मुख्य लाभ नहीं है। इनमें से वाईफाई प्राप्त होने वाला कौन सा लाभ नहीं है, आपसे ये पूछा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं। यस देखो, पहला स्टेटमेंट आपको देगा क्लाउड गेमिंग और AR/VR के तहत प्रदर्शन, ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरा, उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा और निजता में वृद्धि, तो ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट था, वाईफाई से जो प्राप्त था। तो वाईफाई से देखो और भी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था ऊपर वाईफाई के लिए, तो भी आपको एक एक बात जो पता बताई थी मैंने वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एंटीबॉडी अणुओं का निर्माण करना, ठीक है, एंटीबॉडी जो अणु है उनका निर्माण करना, ठीक है। और सेकंड नंबर, संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करना। तीसरा है जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसके लिए उत्तरदायी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है टी सेल्स की विशेषता बता रहा है, इसमें से टी सेल्स की विशेषता कौन सा बता रहा है, मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। क्या बताया था, इसमें से जो एंटीबॉडी अणु उनका निर्माण करना, ठीक है, ये निर्माण करेंगे, ये आपकी जो विशेषता है वो यहाँ पर इसकी बता रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि एंटीबॉडी के लिए जो आपका टॉपिक था, तो वहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो ओनली वन इसका जो बताया मैं पहला स्टेटमेंट वो आपका करेक्ट होगा। सेकंड, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन यहाँ से द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा, ठीक है। इस पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये प्रक्रिया जाती है खाद्य और कृषि जो संगठन है FAO, ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन, उसके द्वारा यहाँ पर ये प्रकाशित की जाती है, ठीक है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला घटक जारिया मॉड्यूल यहाँ पर लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूस, ठीक है, रूस, रोसमोस जो आपका रोसकोसमोस होता है वो उसने उसके एजेंसी द्वारा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। सातवां है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहे जाने के लिए शुक्र, मैंने बताया था शुक्र न्यूज़ में तो क्वेश्चन पूछ सकता है, शुक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी की सतह पृथ्वी की तरह वामावर्त पश्चिम से पूर्व ये घूर्णन करता है, गलत है। मैंने क्या बताया था, पश्चिम से पूर्व नहीं होगा, ठीक है, पश्चिम से पूर्व नहीं होगा, वो पूर्व से पश्चिम था, ठीक है, तो पहला गलत होगा। दूसरा, ये रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सौरमंडल को सबसे गर्म करे, ये भी मैंने सही बताया था, ये स्टेटमेंट मैंने सही बताया था। पहला गलत था तो ओनली दूसरा करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 यहाँ से ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट और आपका दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ट्रोजन वस्तुतः प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष के रूप में जो बचे लघु पिंड है उसके 2 उप समूह के लिए बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये होगा। और पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, नासा का लूनी मिशन बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अन्वेषण को अलग करने वाला अंतरिक्ष मिशन है। मेन बात यही बताना था मुझे, वो तो गलत मैंने स्टेटमेंट बनाई, ये स्टेटमेंट आपको यही बताया गया था ऊपर कि ये सही है जो, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऊपर बात भी हुई थी। 9वां नंबर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या 9 नंबर बन सकता है, हाल ही में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप खोजा, ठीक है, WASP, ठीक है, WASP, ठीक है, 107B, याद आ गया होगा ऊपर, ठीक है, देखा होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये एक बहिर्ग्रह है, ठीक है, बहिर्ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जब का एक्सोप्लैनेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसको देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग जो मैंने आपको बताया था, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका मंगल ग्रह की जो उपसतही हिम का विस्तृत जो वर्णन है वो प्रदान करेगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है, 11 नंबर क्वेश्चन है
डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आपसे पहला स्टेटमेंट देगा कि यह ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। एकदम गलत है। मैंने आपको यहाँ पे गलत करके बताया था कि आप क्या पॉइंट आप गलत कर सकता है, वो भी यहाँ से पॉइंट गलत किया। ठीक है, सेकंड, ये विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतरक्रिया नहीं करता। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये विद्युत जो आपका चुंबकीय बल उसके साथ अंतरक्रिया नहीं करेगा। राइट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हाल ही में सुर्खियों में रहा इजेक्टा क्या है, इजेक्टा हेलो क्या है। ठीक है, ये आपका है अंतरिक्ष यान के लैंडिंग जो स्थल है उसके चारों ओर बना एक चमकीला पैच। ठीक है, ये होगा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 अगर क्वेश्चन होगा तो 30 नंबर देखते हैं। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित विचार करना, उद्यम की परिचालन प्रक्रिया जो है प्रक्रियाओं पर क्या पूर्ण नियंत्रण रखती है। उपयोगकर्ता एक निश्चित समूह जो कि बाहरी जो सार्वजनिक नेटवर्क है उससे जुड़े होते हैं। ये किससे नेटवर्क है? प्राइवेट 5G से नेटवर्क है, संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ प्राइवेट 5G के बारे में कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 स्टेटमेंट बताता हूँ, आपको तीनों सॉल्व करने हो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, उद्यम के परिचालन प्रक्रियाओं को पूर्ण नियंत्रण करता है। ठीक है, क्या सही होगा गलत होगा? दूसरा, विशिष्ट उपयोगकर्ता समूहों के उपकरण आदि के नेटवर्क के लिए जरूरत का जो अनुरूप है उसका निर्माण करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट ये। तीसरा, उपयोगकर्ताओं का एक निश्चित समूह जो किसी भी बाहरी सार्वजनिक नेटवर्क से जुड़ा होता है वो। तो इनमें से कौन सा प्राइवेट 5G के बारे में सही बात है? तीनों भी सही हो सकती हैं, दोनों भी सही हो सकती हैं, कोई एक भी सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप जो होगा मैं आपको टॉपिक पढ़ाया हूँ उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से EV टू ग्रिड चार्जिंग। ठीक है, EV टू ग्रिड चार्जिंग, इसके बारे में से क्वेश्चन पूछा। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। पहला, ये स्मार्ट चार्जिंग का एक रूप है जिससे वाहन से ग्रिड V2G से जो दृश्य है उससे रिवर्स यहाँ पर चार्जिंग शामिल है। ये तो बस सही है। दूसरा, इसे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता को समाप्त करती। गलत है, चार्जिंग स्टेशन को क्षमता को बढ़ाती है ना कि समाप्त करती है। तो पहला ओनली करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है? जो आपका निम्नलिखित उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, जैसे मैंने बताया था आपका NTD। ठीक है, उष्णकटिबंधीय को क्या बोलते हैं? आपका जो नेग्लेक्टेड जो आपका ट्रॉपिकल डिसीज है NTD। ठीक है, ये क्या है? गिनी वर्म। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? ट्रेकोमा। तीसरा आपका यॉज। तो कौन सा? सभी तीनों जो आपके हैं ये रोग भारत में सफलतापूर्ण इसको क्या समाप्त कर देगा NTD के रोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और है 16 नंबर क्वेश्चन, राइस फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह है वह प्रक्रिया जिसमें समान चावल, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B जैसे जो सूक्ष्म तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को आवश्यक विटामिन प्रदान करने के लिए फोर्टिफिकेशन चावल दिया जाता है। ठीक है, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान FSSAI द्वारा F+ जो लोगो उसके हिसाब से जारी किया था। तो तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था ये वाला, जो मैंने अच्छे से बताया उसके मैं आंसर आपको 2-3 के नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है वो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है यहाँ से? जो आपका 17 क्वेश्चन है एमिलोडोसिस है जो, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला जो एक ऑटो इम्यून विकार है। ठीक है, ऑटो इम्यून जो विकार है। पहला स्टेटमेंट ये गलत है। दूसरा, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा एक दुर्लभ रोग घोषित किया गया। ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये गलत है, पहला दूसरा करेक्ट है। तीसरा और अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य है पहल, ये क्या है? ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है आयुर्वेद उसके सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में स्थापित करना। ये भी गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। इसे राष्ट्रीय विज्ञान जो भारतीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी उसकी तरह यहाँ पर लाया गया था, ये भी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हो जाएंगे। जो 10 का टॉपिक आप आयुर्वेद ज्ञान जो नैपुण्य वाला है वो टॉपिक थोड़ा सा आप देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैंने ऐसे इसको क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं पेपर में, राइट? कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन, देखो जिस टॉपिक पे आप बोलोगे उस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको बना कर दे सकता हूँ। ठीक है, 19 जैसे क्वेश्चन है, जैसे आपका क्षय रोग, टीबी रोग, उसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता था, मैंने बताया आपको। तो ये देखो आपको ग्लोबल जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी रिपोर्ट है 2023 के अनुसार ये 2022 में पूरे विश्व में मौत का सबसे प्रमुख कारण बना है। ऐसा नहीं, मैंने बताया था कि काफ़ी सुधर रहा है। ठीक है, पूरे विश्व में मौत का कारण क्या बना था? जो कोरोना था उसमें दिखाया था। ठीक है, दूसरा क्या है? वर्तमान में टीबी की रोकथाम के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है कि कोई भी यहाँ पर टीका उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसा है जो यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते थे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व भर में टीबी के 60% मरीज भारत में, ऐसा गलत है। 60% मरीज भारत में नहीं है। मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट बता दिया कितने % मरीज, ये तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तीनों यहाँ पर सही नहीं है इसमें, राइट? जो 20वां नंबर क्वेश्चन है
2-3 क्वेश्चन और बचे वो भी कर लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा इविक्सचिक, ठीक है, इक्सचिक, ठीक है, इक्सचिक जो है नामक टीका किस रोग के इलाज से संबंधित है? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, तो ये चिकनगुनिया से, ठीक है। अगला है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, एवं जो सर्वाइकल HPV है उससे जुड़े अन्य प्रकार के कैंसर रोकथाम के लिए सर्ववैक वैक्सीन विकसित की गई थी किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खोजी गई पृथ्वी की नई परत ई प्राइम लेयर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका रहेगा और दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है यह पृथ्वी के भूपर्पटी के सबसे बाहरी भाग पर स्थित है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके निर्माण सतही जल के जो पृथ्वी है उसकी गहराई के प्रवेश करने के लिए प्राणांशुभ, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। पहला इसकी बोला है व्हाइट हाइड्रोजन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने। इसका उत्पादन जो स्टीम मीथेन है इसके जो रिफॉर्मिंग इसके उपयोग से करने से होता है, ठीक है। दूसरा है वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत में वाइट जो हाइड्रोजन के भंडार है वो किसकी खोज की? भारत में तो नहीं की है, सीधे से पता है। इसका उपयोग विमानन, शिपिंग और इस्पात के जैसे यहाँ उस पर किया सकता था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला आपका गलत था, ओनली तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। 24 हाल ही में खोजे गए जो नाइट्रोजन 9 है, ठीक है, ये भी न्यूज़ में था, तो नाइट्रोजन 9 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पहला और दूसरा। पहला स्टेटमेंट है खोजे गए नाइट्रोजन 9 के केंद्रक में 2 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, ये स्टेटमेंट आपका गलत था। दूसरा मैंने आपको बताया था कितने थे, आपको याद रखना है, वो आपको देख लेना कितना बताया था मैंने, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा आपको। ये नाइट्रोजन का एक समस्थानिक है, तो कौन सा सही होगा आपको जाके खुद से देखना है, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझाया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इस टॉपिक के आपके। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला इन पर विचार करना है स्टेटमेंट पर, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में अधिक मजबूत और लचीला, ठीक है। दूसरा है पूर्णतः जैव निम्नीकरण, ठीक है, और गर्म करने पर इससे पहले के समान जो आकार है वो पुनर्बहाली करना। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये कितनी जो विट्रीमर हैं पॉलीरेक्टोन उसके साथ संयोजन करता है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक बार वो भी आप देख लेंगे टॉपिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से करीब 25 क्वेश्चन जो बन सकते थे, 25 से 26 क्वेश्चन, और जो ऑलरेडी मैं टॉपिक में और बताया, तो करीब टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन इस टॉपिक पे डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। अगला आपका टॉपिक आएगा जो कल्चर का, वो मैं जल्दी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।